नमस्कार मित्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के 9th पेपर का अध्ययन करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे द्वितीय यूनिट हम देख रहे हैं और द्वितीय यूनिट में हम कला स्थापत्य एवं साहित्य का मध्यकाल में विकास जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक में हमने पहले देखा था कि मध्यकाल में मूर्ति कला कैसी थी, अन्य ललित कलाएं कैसी थी और उस समय चित्रकला की क्या स्थिति थी। आज हम विद्यार्थियों ये देखने का प्रयास करेंगे कि मुगल कालीन साहित्य कैसा था और मुगल कालीन साहित्य में हम सबसे पहले फारसी साहित्य देखेंगे, फिर संस्कृत साहित्य देखेंगे, उसके बाद हिंदी साहित्य का और उर्दू साहित्य का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम फारसी साहित्य का विवरण इस प्रकार है। भारत में मुगल युग के आविर्भाव ने फारसी साहित्य को और बढ़ावा दिया। अधिकांश मुगल सम्राट स्वयं विद्वान और विद्याप्रेमी थे। बाबर तुर्की और फारसी का अच्छा कवि और श्रेष्ठ लेखक था। उसने अपने आत्मकथा तुजुके बाबरी अपनी मातृभाषा तुर्की में लिखी और उसके उत्तराधिकारियों के काल में उसका फारसी में अनुवाद किया। इस ग्रंथ की विशेषता उसकी निष्कपटता और ताजगी है, जो बाबर के चारित्रिक गुण थे। उसने फारसी की अनेक काव्य शैलियाँ निकाली, जिसे मुबियान कहते हैं। हुमायूं भी तुर्की और फारसी के अलावा दर्शन, ज्योतिष और गणित का महान विद्वान था। उसके दरबार में खाबदा मीर और बायजिद जैसे इतिहासकार थे। उसकी बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के काल में हुमायूं नामा की रचना की। बाबर का शासनकाल तो मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का युग था। उसकी सहनशीलता, उदार नीति, आंतरिक शांति एवं समृद्धि ने साहित्य और कला के विकास हेतु अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर दी। अकबर का राजकवि फैजी खुसरो के पश्चात भारत में फारसी का सर्वश्रेष्ठ कवि था। इस काल में फारसी कवि भाव की अपेक्षा भाषा पर अधिक बल देते थे। अकबर के काल में इतिहास पर जो ग्रंथ लिखे गए उनमें अबुल फजल का कृत अकबरनामा, आईने अकबरी, निजामुद्दीन की तबकाते अकबरी, जौहर का ताजिस्कुल वाक़ियात और इसके साथ ही गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा विशेष उल्लेखनीय है। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहां संस्कृत, अरबी, तुर्की, ग्रीक भाषाओं के अनेक प्रसिद्ध ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। क्योंकि फारसी राज दरबार की भाषा थी और राज्य के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से इसे पढ़ना पड़ता था। इस योजना के अंतर्गत अबुल फजल ने गंगाधर, महेश, महानंद जैसे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। नकीब खां और बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कर उनका नाम रज़्ज़ा नामा लिखा। उन्होंने रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया। बैराम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना फारसी और हिंदी का प्रकांड पंडित था। मित्रों, अब हम अकबर के बाद जहांगीर के काल का भी फारसी साहित्य देखते हैं। अकबर का उत्तराधिकारी जहांगीर भी स्वयं एक अच्छा विद्वान था। उसने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा है कि यह ग्रंथ उसके शासन की घटनाओं का काफ़ी सही विवरण प्रस्तुत करता है। उसके दरबारी इतिहासकार मुस्मिद खां ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखी। जहांगीर ने अपने पूर्वजों की भांति विद्वानों को उदारतापूर्वक आश्रय दिया। उन्होंने श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की, किंतु अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग निष्क्रिय सा हो गया। शाहजहां ने भी विद्वानों को संरक्षण दिया। इसमें हाजी मोहम्मद जान, चंद्रबान ब्राह्मण विशेष प्रसिद्ध थे। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार अबुल हमीद लाहौरी ने पातशाह नामा और इनायत खान ने शाहजहां नामा लिखा। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। उसने सूफी दर्शन, मुसलमान संतों की जीवनियों पर कई ग्रंथ लिखे। उपनिषदों, भगवत गीता, योग वासिष्ठ के अनुवाद भी किए। उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मुजम्मल बहरीन था, जिसमें यह बताया गया कि हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म एक ही लक्ष्य के दो मार्ग है। मित्रों,
औरंगजेब धर्मशास्त्र और न्यायशास्त्र का अच्छा विद्वान था, किंतु काव्य और इतिहास लेखन में उसकी रुचि नहीं थी। फिर भी उसके संरक्षण के अभाव में अनेक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, जिनमें साफी खां कृत मुतखब उल लुआब, मिर्जा मोहम्मद काजिम द्वारा आलमगीर नामा, ईश्वरदास नागर की मासिर आलमगीरी, भीमसेन का नुस्खा दिलखुशा और सुजान राय की खुलासा ये तवारीख महत्वपूर्ण थी। औरंगजेब ने के आदेश से इस्लामी कानूनों की एक संहिता तैयार की गई, जिसे फतवा ए आलमगीरी का नाम दिया गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह के समय तक तो फारसी साहित्य को संरक्षण मिलता रहा, लेकिन उसके बाद फारसी का स्थान उर्दू भाषा लेने लगी। फिर 18वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमान दोनों ने फारसी में अनेक पुस्तकें लिखी। ये इनमें कुछ सूफी संप्रदाय की थी और कुछ ऐतिहासिक पुस्तकें थी। संस्कृत साहित्य। मित्रों, दिल्ली में सुल्तानों ने संस्कृत साहित्य को प्रोत्साहन नहीं दिया। अल-बरूनी अवश्य संस्कृत का अच्छा विद्वान था और उसने अनेक संस्कृत के ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, लेकिन यह संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिए नहीं, बल्कि संस्कृत के उपयोगी ज्ञान की जानकारी फारसी के पाठकों को देने के उद्देश्य से की। राजकीय संरक्षण न मिलने से संस्कृत साहित्य में न मिलने पर भी संस्कृत साहित्य में वृद्धि हुई। इस युग में अनेक संस्कृत ग्रंथ विजयनगर, वारंगल, गुजरात के हिंदू राजाओं के संरक्षण में लिखे गए। भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित होने से संस्कृत का भविष्य उज्जवल दिखाई देने लगा, लेकिन बाबर और हुमायूं ने संस्कृत साहित्य में रुचि नहीं ली। अकबर प्रथम मुगल शासक था जिसने संस्कृत को प्राश्रय दिया। संस्कृत के अनेक विद्वान और कवि उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। अकबर के शासनकाल में फारसी प्रकाश नामक फारसी संस्कृत शब्दकोश संकलित हुआ। इस काल में अनेक हिंदू पंडितों और जैन आचार्यों ने मूल्यवान ग्रंथ लिखे। पद्म सुंदर नामक एक जैन विद्वान ने अकबर शाही श्रृंगार दर्पण, सिद्धि चक्र उपाध्याय ने भानुचंद्र चरित्र, देव विमल ने हरि सौभाग्यम आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। जहांगीर ने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए संस्कृत के विद्वानों को आश्रय दिया। रास गंगाधर गंगा लहरी के रचयिता संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान जगन्नाथ पंडित शाहजहाँ के राज दरबारी कवि थे। दरबारी इतिहासकार अब्दुल हामिद लाहौरी ने संस्कृत में उन अनेक कवियों के नाम दिए हैं जो शाहजहाँ के दरबार में समय समय पर उपस्थित होकर कविताओं पर पुरस्कार प्राप्त किया करते थे। औरंगजेब के हृदय में संस्कृत के विद्वानों के लिए कोई स्थान नहीं था, अतः उसके तथा उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में संस्कृत के विद्वानों का मुगल दरबार में सम्मान समाप्त हो गया और हिंदू राजाओं के दरबार में संस्कृत की उन्नति होती रही। विद्यार्थियों, दो साहित्य का वर्णन देखने के बाद हम देखेंगे कि मुगल कालीन हिंदी साहित्य की स्थिति क्या थी। यद्यपि तुर्की सुल्तानों का हिंदी भाषा की ओर कोई झुकाव नहीं था, तथापि भक्ति आंदोलन के कुछ संतों ने उनके मत का प्रचार करने के लिए हिंदी का सहारा लिया। रामानुज और रामानंद ने हिंदी भाषा का प्रचार किया। राजपूतों की गौरव गाथाएं जैसे पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, आला उद्दल आदि ग्रंथ हिंदी भाषा में ही लिखे गए। अमीर खुसरो ने भी अपनी कविताएं और गजलों में हिंदी का प्रयोग किया। खुसरो के समकालिक गोपाल नायक ने हिंदी की ही एक बोली ब्रज भाषा में ध्रुपद के गीतों की रचना की। एक अन्य मुसलमान लेखक मौलाना दाऊद ने हिंदी का ही एक अन्य रूप अवधी में चंद्रायन की रचना की और कुप्तन ने मृगावृत्ति लिखी। ये दोनों ही प्रेम कथाएं हैं। जब मुगलों का उदय हुआ तो साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी का विकास बड़ी तेजी से होने लगा। 1532 के आसपास मधुमालती की रचना की गई, जो अपूर्ण ग्रंथ होते हुए भी हिंदी की श्रेष्ठ कृतियां मानी जाती है। 1540 के आसपास मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की, जो रूपक के रूप में लिखा गया
और मेवाड़ की रानी पद्मिनी की कथा है। यद्यपि विद्वानों को राजाश्रय प्राप्त नहीं था, फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य रत्न प्रदान किए। अकबर का राज्यकाल हिंदी काव्य का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर के समय शांति और व्यवस्था का धार्मिक सहिष्णुता होने के कारण हिंदी कवियों को उच्च कोटि के ग्रंथ लिखने में प्रोत्साहन मिला। इस काल के उच्च कोटि के कवि और लेखक हुए हैं, जिनमें तुलसीदास, सूरदास, अब्दुल रहीम खान खाना, रसगान और बीरबल प्रमुख थे। जहांगीर के समय जतब गोसाई, राम मनोहर लाल और किशनदास जैसे हिंदी विद्वानों, संतों और कलाकारों को प्राश्रय दिया। केशव जहांगीर के काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने वीर सिंह देव चरित्र और जहांगीर चंद्रिका जैसे काव्य कृतियों का सृजन किया। शाहजहाँ के दरबार में भी अनेक उल्लेखनीय कवि और विद्वान थे, जिनमें सुंदर श्रृंगार के रचयिता सुंदर कविराज, कवित रत्नाकर के रचयिता सेनापति चिंतामणि, मतीराम बिहारी और कविंद्र आचार्य आदि प्रसिद्ध कवि थे। इसके अतिरिक्त पन्ना के प्राणनाथ और अहमदाबाद के दादू भी अच्छे कवि थे। मुगल काल में देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। राजस्थान के चारण कवियों ने राजस्थानी भाषा को समृद्ध बनाया। पृथ्वीराज राठौड़ राजस्थानी का प्रसिद्ध कवि हुआ, जिसने राणा प्रताप के स्वतंत्र प्रेम, धार्मिक भावना और देशभक्ति संबंधी अनेक उत्तम कविताएं लिखी। इस काल में अनेक ऐतिहासिक ग्रंथ भी लिखे गए। मुणौत नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है, जिसका मुणौत नैन्सी की ख्यात सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त खुमाण रासो, राणा रासो, सूरजमल का वंश भास्कर भी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ थे। बंगाली भाषा और साहित्य में भी इस काल में भी उन्नति हुई। इस युग में वैष्णव संप्रदाय के धार्मिक साहित्य का भी निर्माण हुआ, जिसमें कृष्णदास, वृंदावन दास, जयचंद, त्रिलोचन दास, नरहरि चक्रवर्ती, चैतन्य की आत्मकथाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी काल में भगवत गीता, महाभारत और रामायण के अनुवाद भी बंगाली में किए गए। मित्रों, अब हम उर्दू साहित्य का विकास कैसे हुआ ये भी देखते हैं। विद्यार्थियों, सल्तनत काल या उससे थोड़ा पहले विदेशी मध्य एशियन तुर्कों और हिंदुओं में आपसी संपर्क के फलस्वरूप जिस बोलचाल की भाषा का विकास हुआ, वही उर्दू के नाम से जाने लगी। आरंभ में इसे जबाने हिंदवी कहा जाता था और बाद में यह उर्दू कहलाने लगी। इस भाषा का व्याकरण यद्यपि भारतीय है, फिर भी इसमें फारसी और अरबी शब्द बड़ी तेजी से आने लगे। अमीर खुसरो पहला मुसलमान कवि था जिसने इस भाषा को अपनी कविता का माध्यम बनाया। 13वीं और 14वीं शताब्दी की जनभाषा जबाने हिंदवी थी, इसीलिए सूफी संतों और कुछ भक्ति आंदोलन के संतों ने इसी भाषा में अपने मत का प्रचार किया। लेकिन सल्तनत काल में दिल्ली के सुल्तानों ने उर्दू को बिल्कुल भी प्राश्रय नहीं दिया और न मुगल काल में बादशाह मोहम्मद शाह से पहले तक इसे कोई दरबारी संरक्षण ही मिला। इस पूरे मध्यम युग में देश की दरबारी भाषा फारसी ही रही। उर्दू कविता को सबसे पहले दक्षिण में विशेषकर बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तानों से मान्यता मिली। गोलकुंडा के शासक स्वयं इस भाषा में काव्य रचना करने लगे और बीजापुर के सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह ने तो इसे अपनी दरबारी भाषा बना दिया, लेकिन दिल्ली में इसे कोई मान्यता नहीं मिली। अंत में सम्राट मोहम्मद शाह के दरबार में उर्दू को मान्यता मिली और वही पहला मुगल शासक था जिसने दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि शमशुद्दीन वली को दरबार में अपनी कविताएं सुनाने के लिए आमंत्रित कर उर्दू को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद अनेक मुस्लिम विद्वान कवि अनेक विषयों में उर्दू में कविता करने लगे। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तो मुगल सम्राट और उसके सरदारों की भाषा फारसी न रहकर उर्दू बन गई। फिर यह घर, दरबार और शिविर में बोली जाने लगी। 18वीं शताब्दी के मध्य में उर्दू ने फारसी काव्य परंपरा अपना ली। इस प्रकार हम देखते हैं मित्रों कि मध्यकाल में जो हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी साहित्य का विकास हुआ, वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण देन कही जाती है। इति नमस्कार।